स्वागत है जी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एडुकेयर अकेडमी बाय मनदीप मैम। मैं मनदीप आप लोगों के लिए आज फिर से PYQ का पार्ट 4 लेकर आई हूँ, जिसकी डेट है 1/10/2021 शिफ्ट टू पार्ट 4। शुरू करते हैं क्वेश्चंस बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि नो बग बग ओनली फैक्ट्स झटपट। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाला लाभहीन कारक है। कौन है लाभहीन कारक? यानी कि अनप्रॉफिटेबल फैक्टर जो अफेक्ट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को। किसको? इकोनॉमिक ग्रोथ को। तो दोस्तों, आंसर इज ऑप्शन बी, बाजार अपूर्णता यानी मार्केट इम्परफेक्शन। जो मार्केट इम्परफेक्शन है वो अनफेवरेबल फैक्टर है जो इफेक्ट करता है इकोनॉमिकल ग्रोथ को। देखिए दोस्तों, आर्थिक विकास को सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या जीडीपी के रूप में मापा जाता है। आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले और भी बहुत सारे आर्थिक कारक हैं, जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज, कैपिटल फॉर्मेशंस यानी पूंजी निर्माण, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट यानी कि तकनीकी उन्नति जो होती है, पॉलिटिकल फैक्टर्स होते हैं जो वो मानव संसाधन विकास, ठीक है, मशीनीकरण, ये सब क्या करते हैं? ये सब क्या है? ये आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारकों में से एक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, इन इंडिया बोथ द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर्स आर एडवाइज्ड बाय देयर। जो राष्ट्रपति और राज्यपाल है उन दोनों को कौन सलाह देता है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर। मंत्री परिषद होता है इन लोगों के पास, राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास। आर्टिकल 74(1) के अकॉर्डिंग कहा गया है कि राष्ट्रपति को जो सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होनी चाहिए, और आर्टिकल 163 के अकॉर्डिंग संविधान राज्यपाल को यानी गवर्नर को सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के साथ राज्य में मंत्री परिषद की स्थापना करने के लिए भी कहता है। इसीलिए दोस्तों, भारत में राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के पास सलाह कौन देता है? मंत्री परिषद देता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन सी वह सूचियां हैं जिनका उल्लेख ब्रिटिश भारतीय संविधान अधिनियम 1935 में किया गया था? समवर्ती सूची, प्रांतीय सूची या संघ सूची? तो दोस्तों, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, ये तीनों ही सूचियों का उल्लेख किया गया है ब्रिटिश भारतीय संविधान अधिनियम 1935 में। ऑन दैट टाइम ये वाला जो कानून था वो ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया सबसे लंबा कानून था। इसमें 3 सूचियां थी जो प्रत्येक सरकार के अधीन जो उनके विषय थे उनको बताती थी। क्वेश्चन नंबर 4, संधारणीय कृषि निम्नलिखित में से किस लक्ष्य को एकीकृत करती है? यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, पर्यावरणीय स्वास्थ्य को या आर्थिक लाभप्रदता को? तो दोस्तों, आंसर है दोनों, ऑप्शन नंबर ए, ये दोनों ही ठीक बात है। जो संधारणीय कृषि होती है उसको टिकाऊ कृषि भी कहा जाता है। ये एक ऐसी कृषि पद्धति होती है यानी जिसमें मानव की चेंज यानी बदलती आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कृषि में लगने वाले संसाधनों का एक प्रकार सफल व्यवस्थित उपयोग किया जाता है। और बेसिकली ये जो प्राकृतिक जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं दोस्तों, उनका हाथ से ना हो और पर्यावरण सुरक्षित रहे। हाथ से यानी डिप्लेशन ना हो और वो जो पर्यावरण है वो हमारा सुरक्षित रहे। इसके बेसिकली 3 तत्व हैं। एक तो हो गया पर्यावरण सुरक्षा, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, और इकोनॉमिक प्रॉफिटेबिलिटी और सोशल इकोनॉमिक क्वालिटी। और थर्ड बता देती हूँ, सोशल इकोनॉमिक क्वालिटी आती है इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5, भारत में पहले 4 आम चुनावों में निम्नलिखित में से किस पार्टी ने संसद में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंडियन नेशनल कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्वेश्चन नंबर 6,
भारत में राष्ट्रपति निर्वाचन डैश द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए, निर्वाचक गण के सदस्य यानी मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। ये आर्टिकल 54 में बताया गया है। इसमें जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल 54 में बताया गया है कि भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा, निर्वाचक गण के सदस्य के द्वारा किया जाएगा। और भारत की जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो गुप्त मतदान द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? गुप्त मतदान के द्वारा। और निर्वाचक मंडल के जो सदस्य कैसे बनते हैं ये बता देती हूँ। संसद के दोनों सदन से बनते हैं, ठीक है, इलेक्टेड बाय बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट्स। और इलेक्टेड मेंबर होंगे वो बोथ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के। और थर्ड होगा कि जो केंद्र शासित प्रदेशों होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी इसके अंदर शामिल होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 7, भारतीय जनता पार्टी भाजपा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ओके, ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के एक प्रमुख सदस्य के रूप में भाजपा 2014 से केंद्र सरकार का नेतृत्व कर रही है। अटल बिहारी वाजपेयी इसके पहले अध्यक्ष थे। भाजपा का गठन 1990 में हुआ था। इसकी जड़ें भारतीय जनसंघ तक जाती है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज रॉन्ग, क्योंकि भाजपा का जो गठन है वो 1980 में हुआ था और अटल बिहारी वाजपेयी इसके पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं, अध्यक्ष रह चुके हैं। और ड्यूअल मेंबरशिप के साथ इसका गठन हुआ था भाजपा का। और एनडीए का फुल फॉर्म बता देती हूँ, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। आगे बढ़ते दोस्तों। हाउस ऑफ कॉमन्स निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 8। तो आंसर इज ब्रिटेन। ब्रिटेन से रिलेटेड है हाउस ऑफ कॉमन्स। ये द्विसदनीय ब्रिटिश संसद का सार्वजनिक रूप से निर्वाचित एक निचला सदन है, हाउस ऑफ कॉमन्स। और इन ब्रिटेन ये जो हाउस ऑफ कॉमन है ये सबसे ज़्यादा शक्तिशाली विधायी निकाय है। इसके पास कर लगाने और बहुत सारे सरकारी जो विभाग होते हैं दोस्तों उसमें सेवाओं का मत देने या धन निकालने का एकमात्र अधिकार होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्राथमिक क्षेत्र में डैश के जैसे आर्थिक क्रियाकलाप शामिल होते हैं? वानिकी या खनन। वानिकी मीन्स फॉरेस्ट्री, खनन मीन्स पता ही होगा माइनिंग। दोस्तों पहले तो बताती हूँ प्राइमरी सेक्टर्स क्या होते हैं। प्राइमरी सेक्टर्स में बहुत सारी एक्टिविटीज शामिल होती हैं दोस्तों, जिनका जो एकमात्र कह सकते हैं उद्देश्य हो कि जो प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं का दोहन करना। जिन संसाधनों में, प्राकृतिक संसाधनों में दोहन होता है वो एक तरह से प्राथमिक संसाधन की गतिविधियों में शामिल होता है, जैसे कृषि हो गया, मछली पकड़ना, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, ये सब आते हैं प्राइमरी सेक्टर्स में यानी प्राथमिक क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 10, आपदा प्रबंधन के लिए एक प्रारूपी समुदाय आकस्मिकता योजना में निम्नलिखित में से कौन से चरण शामिल होते हैं? प्रारंभिक जागरूकता और घनिष्ठता निर्माण। दूसरा, समुदाय के स्वरूप को रेखांकित करना या कार्यबलों की क्षमता निर्माण। ये अवेयरनेस पर बढ़ाता है रिपोर्ट बिल्डिंग की तरफ, या आउटलाइनिंग द कम्युनिटी। सेकेंड ऑप्शन आउटलाइनिंग द कम्युनिटी। थर्ड है कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ वर्कफोर्स। तो दोस्तों इसके तीनों ही ऑप्शन सही हैं। ये तीनों ही स्टेप शामिल है इस योजना में। इस योजना से पहले ये तय करना शामिल होता है कि जो डिजास्टर के लिए तैयारियों और उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, परिणाम होते हैं, उनको कम करने की के लिए की जाने वाली बहुत सारी कार्रवाई होती है, जिससे आपदा में क्या किया जाए, कैसे उसको निपट सके हम कोई डिजास्टर से, ठीक है, उसके बारे में बहुत सारे स्टेप्स और बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ये जो चरण है यानी स्टेप्स हैं ये शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 11, शरद पवार इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ, किसके संस्थापक हैं? ऑप्शन नंबर ए
नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के संस्थापक हैं। एनसीपी पार्टी के संस्थापक हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एक ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी विद्यमान है? तो दोस्तों ऑप्शन इसका आप सभी को पता ही होगा कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर डी यानी 1, मौसमी बेरोजगारी होती है ग्रामीण क्षेत्र में। जैसे कृषि, जैसे मान लो ग्रामीण क्षेत्र में मोस्टली क्या काम होते हैं, कृषि के। तो कृषि में क्या है, मेनली बुवाई, कटाई, ठीक है। उस टाइम को छोड़कर, जब बुवाई होती है, कटाई होती है, उस टाइम को छोड़कर बाकी जो वर्ष भर में ना कार्य नहीं रहता है कृषि करने का, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, जो ज्यादातर किसान होते हैं उनके पास कोई भी ऐसा काम नहीं रहता है जो वो कर सके। तो किसानों के पास कोई काम ना रहने के कारण बेरोजगारी जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो वो क्या है, मौसमी बेरोजगारी है कि मौसम के अकॉर्डिंग कृषि होती है, ठीक है ना। और जब कृषि का टाइम नहीं है तो वो बेरोजगार हैं। कुछ महीने की कृषि होती है वो करते हैं, और जब नहीं होती तो वो लोग बेरोजगार रहते हैं। तो ये क्या है, मौसमी बेरोजगारी। और शिक्षित बेरोजगारी तो दोस्तों जो सिटीज होती हैं, शहरी कह सकते हैं, शहरी बेरोजगारी कह सकते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 13, वह ब्याज दर जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अग्रिम देता है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है बैंक दर। ये एक ब्याज दर है जिस पर केंद्रीय जो बैंक होता है वाणिज्यिक के बैंकों को उधार देता है। बैंक रेट क्या होता है पहले ये बताती हूँ। बैंक रेट क्या होता है दोस्तों, जो ब्याज दर होता है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक अल्पकालिक ऋण के रूप में घरेलू बैंकों को धन देता है, विच इज कॉल्ड बैंक रेट। तो इसमें ये बताया है, क्वेश्चन में पूछा है, द रेट interest rate at which the central bank gives advance to commercial banks is called bank rate। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता चल गया है बैंक रेट क्या है। तो ये है बैंक, इसका आंसर ये है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी क्रेडिट नियंत्रण की गुणात्मक लिखता है? तो दोस्तों आंसर इज, पहले तो बताती हूँ क्रेडिट नियंत्रण क्या होता है। क्रेडिट कंट्रोल या क्रेडिट नियंत्रण एक व्यवसाय रणनीति होती है दोस्तों, जो ग्राहकों को ऋण प्रदान करती है और उस ऋण प्रदान करके उसकी जो वस्तुएं हैं, वस्तुओं को या सेवाओं की बिक्री को बढ़ावा देती है। इसमें दो पार्ट्स में होता है, एक तो होता है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। अभी हमसे पूछा है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में आता है चयनात्मक क्रेडिट नियंत्रण यानी सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। और इसमें ये देखा जाता है कि जो धन का यूज हो रहा है, जो पैसे हैं वो यूज कर रहे हैं, जो भी क्या वो पैसों का यूज उत्पादक और लाभकारी उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द सिंबल ऑफ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी? तो ऑप्शन नंबर ए चश्मा भारतीय राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का एक प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 16, स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही है? भारतीय अर्थव्यवस्था एक आश्रित अर्थव्यवस्था थी, यानी कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो डिपेंडेंट इकोनॉमिक थी। इसमें उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के सभी निशान थे, यानी कि इट हैड ऑल द ट्रेस ऑफ कॉलोनिज्म एंड इंपीरियलिज्म। थर्ड, कृषि अति संकुलित थी, यानी कि जो एग्रीकल्चर था वहाँ का, एग्रीकल्चर वॉज हाईली कंसेंट्रेटेड। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ये तीनों ही बातें सही हैं। स्वतंत्रता के समय जो इंडियन इकोनॉमी थी उसकी सभी विशेषताएं थी। क्वेश्चन नंबर 17, बद्ध सूची का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? निगम कर राज्य सूची या जनगणना संघ सूची? यानी जो कॉर्पोरेशन टैक्स था वो स्टेट लिस्ट में था, या सेंसस जो है वो यूनियन लिस्ट में थी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 सही है, जो सेंसस था वो यूनियन लिस्ट में थी, और जो कॉर्पोरेशन का जो टैक्स था वो भी यूनियन लिस्ट में था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, दिए गए बैंकों में सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है सिवाय ऑप्शन नंबर डी यस बैंक। यस बैंक है, इसको छोड़कर बाकी सारे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक्स हैं।
यानी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं। नाउडेज जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है वो 12 है उनकी संख्या, जिसके अंदर बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब और सिंध बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन 12 है जिसमें, और ऑप्शन नंबर ए बी सी ये क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है, पंजाब और सिंध बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 19, ट्रेजरी बिल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय केंद्र सरकार का दीर्घकालीन उधार ग्रहण साधन है, वह 1 वर्ष से भी कम समय में परिपक्व हो जाते हैं, वे भारत के वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से जारी किए जाते हैं। तो दोस्तों आंसर आएगा इसका बी, क्योंकि यही सही है। 1 वर्ष से भी कम समय में परिपक्व हो जाते हैं ट्रेजरी बिल्स। जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं वो भारत सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए गए 1 वर्ष तक के ऋण साधन है। जो इसमें क्या होता है, जो निवेशक होते हैं बाजार के जो जोखिम होते हैं उनको कम करते हैं, और व्यक्ति, ट्रस्ट, कंपनीज और बैंक्स ये सब ट्रेजरी बिल्स को खरीद सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, 1960 के दशक के उत्तरार्ध से गैर कांग्रेसी पार्टियों ने केंद्र और कई राज्यों में सरकारें बनाई, जो भारत में निम्नलिखित में से किस पार्टी प्रणाली की उपस्थिति को दर्शाती है? तो दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर डी, बहुदलीय प्रणाली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसी के साथ वीडियो एंड होती है। जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एडुकेयर अकेडमी बाय मनदीप मैम।